नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बार फिर हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में मौजूद है सेना की भर्ती में जाने वाले जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो सालों से सिर्फ तैयारी ही नहीं बल्कि अब इंतजार कर रहे हैं। आखिर इनका इंतजार कितना लंबा होगा, कितना लंबा इनका संघर्ष होगा, इसको लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन कठिनाइयों से इस वक्त ये गुजर रहे हैं, इनके घर का क्या माहौल है, किस तरीके से ये बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी को लेकर आपको मिलवा दें, हमारे साथ मौजूद हैं आज रंजीत जी, अंकित जी और पुनीत जी। ये तीनों ही सेना की तैयारी कर रहे हैं और इनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी, अंकित जी, पुनीत जी आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहूंगी अंकित जी, दिल्ली हाई कोर्ट में आपका फैसला आने वाला था, सुनवाई होने वाली थी, क्या कुछ कहा गया है सुनवाई में, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? मैम, हमारे अगर केस से रिलेटेड हम देखें तो हमारी अभी सुनवाई सही से प्रॉपर तरीके से अभी हुई भी नहीं है। अभी जो सुनवाई चल रही है वो अग्निपथ पे चल रही है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम अपने जो भर्ती हमारा प्रोसेस था वो बीच में रोक दिया गया है। पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लड़ाई एक तरफ सरकार से है और दूसरी तरफ आप युवा हैं, तो इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता नहीं है एक टाइम पे कि आप सरकार से किस तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे? जी मैडम, जहाँ तक बात है कि लड़ाई मैडम हमारी सरकार से नहीं है, लड़ाई हमारी जो हमारे हक की है उस हक के लिए है। जिस हक के लिए जो जो एक दायरा रखा गया था कि भर्ती, एक भर्ती जो है, मैं आपको थोड़े से प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि और भी लोग हैं जिनको इस बारे में पता चले। शुरू में जैसे भर्ती के लिए कोई रिक्रूटमेंट के लिए कोई नोटिस जारी होता है, उस तरीके से नोटिफिकेशन निकाला जाता है। फिर भर्तियों के लिए जैसे आर्मी में पहले रनिंग होती है तो वो रनिंग कराई जाती है। उसके बाद रनिंग के तुरंत बाद मेडिकल होता है तो वो मेडिकल कराया जाता है। उसके बाद फिर रिटेन एग्जाम होता है, उसके लिए एडमिट कार्ड इशू होते हैं और उसके बाद वो रिटेन एग्जाम कराया जाता है। पर वो रिटेन एग्जाम हर महीने जो है वो डेट देने के बाद उसको हर महीने उस एग्जाम की डेट आती है और हर महीने उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ये लड़ाई एक कोई सरकार से नहीं है, लड़ाई अपने हक की है, क्योंकि जो भी दायरे रखे गए थे उसमें उस दायरे में हम लोग खड़े उतरे हैं। हमें फिजिकल के लिए कहा गया, उस दायरे को हमने पार किया। हमें मेडिकल के लिए कहा गया, उस दायरे को हमने पार किया। फिर अभी रिटेन एग्जाम के लिए हमें बोला गया था, हम उसकी तैयारी कर रहे थे। पर ना रिटेन लिया जाता है 2 साल में और ना ही ये भर्ती को पूरा किया जाता है। फिर अग्निपथ का हवाला देके इस भर्ती को भी रद्द कर दिया जाता है। देखिए, मेरा आपसे सवाल होगा कि इस वक्त एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर ऐसा लगता है अभी, तो अभी अगर अभी की बात की जाए कि आपका सपना जो है बच्चों का वो टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पे फैसला जो है वो इतनी जल्दी आने को है नहीं। तो इस वक्त आप लोगों के घर में क्या माहौल है, क्या हालात हैं अभी आपके घर के? घर के माहौल तो सच बताओ ना, सब बहुत डिमोटिवेट है। अगर घर वाले बोल रहे हैं कि लेट मूव, अब दूसरी तैयारी कर लो, लेकिन सच बताओ ना, हम दूसरी तैयारी भी हो नहीं रही है। मैं एक आर्मी स्टूडेंट हूँ, एयरफोर्स स्टूडेंट का भी ज्वाइनिंग बाकी था और मैं आर्मी स्टूडेंट का एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। जो आर्मी का एक प्रोसेस होता है कि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसका एग्जाम नहीं होता है, उसको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आता है। जैसे कि पुनीत भाई ने बताया कि हमारे पहले एडवर्टाइजमेंट निकला, नोटिफिकेशन निकला, फिर हमें फिजिकल के लिए बुलाया गया, फिर हमारा मेडिकल हुआ, फिर देन एग्जाम होना था, वो पोस्टपोन होता गया। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। मैं फरवरी 2021 में मैंने आर्मी भर्ती का फिजिकल पास किया, मेडिकल भी क्लियर कर लिया था मैंने, और मेरा एग्जाम नहीं होना था। लेकिन मेरा घर वालों को विश्वास था कि मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो घर के अंदर हम सबने खुश थे कि अब मेरे ज्वाइनिंग होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार सरकार ने हमें हर महीने, कि एक प्रकार से धोखा ही दिया मैम, कि हर महीने हमें बोलते थे कि कोविड की वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। जबकि मैम उसी टाइम में जो इलेक्शन हुए थे, यूपी का इलेक्शन हुआ था और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी हुए थे उस टाइम, उस कोरोना के टाइम में। लेकिन सरकार हमें ये बोल रही थी आप कोरोना की वजह से हम आपकी भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। तो मैम ये सरकार के ऊपर ही सवाल उठता है कि आप मात्र 1000 या 1200 बच्चे को आप एग्जाम नहीं करा पा रहे कोरोना के अंदर, बल्कि एनडीए के एग्जाम भी हो रहे थे, सीडीएस के एग्जाम भी हो रहे थे, उधर नेवी की भर्तियां भी पूरी होती जा रही थी, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती रोक दी गई थी मैम। फिर अग्निपथ आता है 14 जून को। उसके बाद तो पूरा भरोसा उठ गया मैम आर्मी से कि आप हमें हर महीने नोटिस दे रहे हो कि आपका एग्जाम होगा, लेकिन आखिरी में आकर आप ये बोलते हो आपका एग्जाम नहीं होगा। मैम
जिस दिन ये अग्निपथ इंट्रोड्यूस हुई थी, उस दिन मैम मैं सही बताऊँ ना, हम 1 हफ्ते तक मैं सो नहीं पाया था कि हमारे साथ हुआ क्या है मैम। बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे घर वाले कि अब एक तो मैं हमारी एज निकल गई, आज मैं 23 का हूँ और ऊपर से मेरा 1.5 साल वेस्ट हो गया मैम। अब मेरा तो गवर्नमेंट से यही कहना है कि आपने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो चलो ठीक है, लेकिन हमारा जो पेमेंट लगा मैम, मैं सच बताऊँ मैम, मेरी भर्ती थी पुणे के अंदर। पुणे के अंदर हमारा एक आर्मर सेंटर आता है अहमद नगर के अंदर, वहाँ पे मैंने अपनी स्पोर्ट्स भर्ती देखी थी। अब राजस्थान से पुणे का मैम किराया आप मान के चलो, ट्रेन का किराया अगर आप स्लीपर का रजिस्ट्रेशन मान के चलो तो मैम 1000 के आसपास होता है मैम। मतलब कुल मिला के मैम हमारा खर्चा 50 से 60 हजार बैठा मैम एक भर्ती का। मैम मैंने 2 भर्ती देखी, दोनों भर्ती मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन सरकार ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मैम। जी, बिल्कुल। जय जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपके घर में भी अब घर वाले मम्मी-पापा यही कहते हैं कि बहुत लंबा हुआ इंतज़ार, अब कोई और जॉब देख लो, कहीं और काम ढूँढो? जी मैम देखिए, ये कोई छोटी बात तो थी नहीं कि हमने, ये नहीं है कि एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। 12th के बाद से एक प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 2 बार में फेल हुए, अटेम्प्ट दिए लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद में जैसे-तैसे करके रिटन क्लियर हुआ, जिसमें 7 लाख बच्चे, 7.5 लाख बच्चे थे, उसको क्लियर किया हमने। उसके बाद में फिजिकल भी दिया है, मेडिकल दिया है, पीएसएल भी क्लियर किया है। 1.5 साल तक हमें गुमराह किया गया कि सर डिले है, कैंसल नहीं किया गया है, डिले है। ओनली 1 साल तक हम लगातार यही चीज़ हर महीने देखते आए। घर वालों को भी बोला कि हाँ, अभी डिले है, कैंसल नहीं है, डिले है, कैंसल नहीं है। उन्हें भी यही उम्मीद थी कि हो सकता है ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऐसे कैसे कैंसल हो सकती है जब सारा प्रोसेस किया गया है तो। सबको यही ट्रस्ट था। लेकिन जब अचानक से अग्निपथ के बाद ये सब हुआ तो मैम, ये है एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मैं क्या, ज़्यादातर बच्चे जो इसमें हैं वो लोअर मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से हैं मैडम। तो हमारे लिए ये इतना नहीं है कि हम बैठ के और सिर्फ इसका इंतजार कर सकें। अब पिछले 6 महीने से तो हम केस ही देखते जा रहे हैं, हियरिंग पे हियरिंग दिए जा रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है। तो मैम, घर में और भी जिम्मेदारियां होती हैं, अकेले हैं मेरे फादर साहब, वो जाते हैं, प्राइवेट जॉब है उनकी, अब वो भी कब तक ही करेंगे, तो प्रेशर तो होता ही है मैम, दबाव है। अकेला बंदा हूँ मैं, घर में कोई है नहीं मेरे साथ में, मेरे फादर हैं, उनके बाद मैं ही हूँ, तो ये भी एक प्रेशर है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए था उस टाइम कि आप कर क्या रहे हो। आपका ये कह देना कि सिर्फ सिस्टम बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सिस्टम बदलने से आप उन सबको पीछे कहीं छोड़ दोगे या अनदेखा कर दोगे जिन्होंने मेहनत की है, या उनके परिवार में इतना नहीं है कि आपके हर बार, आपका क्या ही भरोसा कि आप जो अगले एग्जाम लोगे आप उन्हें कैंसिल नहीं करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। हम लगातार एग्जाम दें, कल को आके फिर आप कैंसिल कर दोगे, तो मैम इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है, घर में दबाव भी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं मैम। तो ये सब एक फैमिली प्रेशर भी बना हुआ है, और फैमिली प्रेशर तो क्या ही करेगा मैम, ये हमें भी दिख रहा है कि हाँ, हमारे पास इतना नहीं है कि हम और ज्यादा खींच सकें या इंतजार कर सकें किसी चीज का। अब कल को हमें हो सकता है कि प्राइवेट में जाना पड़े, क्योंकि मेरी तो उम्मीद सरकार से टूट चुकी है मैडम पूरी तरीके से। जब 1 साल तक आप गुमराह कर रहे हैं बच्चों को कि सर है, आपका कैंसिल नहीं किया जा सकता है, डिले है, अचानक आपका सिस्टम बदल जाता है, और किसी और चीज की भी हम तैयारी करें, घर वाले हमें पैसे दे भी दें, कल को आके फिर आप बोल दोगे कि सर कैंसिल है। ये तो आपने एक तरीके से माध्यम बना लिया अपनी इनकम का, कि आप फॉर्म के पैसे ले लेते हो और जब देने की बात आती है तो आप बोल देते हो कि राइट टू अपॉइंटमेंट है ही नहीं आपका। तो मैम किस चीज पर ट्रस्ट करते हैं, सिस्टम कहाँ, किस चीज पर ट्रस्ट करता है सिस्टम। कोर्ट भी हियरिंग लगी पड़ी है हमारी, कल हुई है, फिर कल है, अब कल का भी भरोसा नहीं है कि हमारे सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, हमें ये तक नहीं भरोसा। हम कब तक इंतजार करें मैडम। और सरकार है जिसने अनदेखा कर दिया है, अग्निपथ को लेके सभी सुन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पेंडिंग भर्तियों को कैंसिल कर दिया उसको लेके आज तक कहीं बात हुई ही नहीं। उनकी गलती क्या थी या हमारी गलती क्या थी। हमें पता है दिसंबर जनवरी में कैसी सर्दियां होती हैं, कोई निकलता नहीं है, 3:30 4 बजे हम रोडों पे दौड़े थे। हमने किसी भी पैरामीटर को छोड़ा नहीं था, या हमें किसी में छूट नहीं दी गई थी जिसको लेके बोल दिया कि सर सिस्टम बदल गया। सारे पैरामीटर्स हमने क्लियर किए थे, तब जाके हम वहां पहुंचे थे। और जिस 1.5 साल इन्होंने डिले किया है, उस 1.5 साल में हमारी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती मैम। एयरफोर्स की 16 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है 16 से 18 महीने में। तो जब ये किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे कि अग्निपथ स्कीम की 1.5-2 साल में इन्होंने प्लानिंग की है, उतने में तो हमारा बैच क्लियर हो चुका होता। गुमराह करने के बाद 1.5 साल तक और उन्होंने अंधेरे में रखा हमें। 1.5 साल हमारी ऐसा गया कि जिसको भी बोलते कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, पूरा प्रोसेस हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा गया है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। मैम अचानक से आके आपका सिस्टम बदल दिया, और कि पुरानी पेंडिंग जो भी है वो कुछ नहीं है, आगे से जो भी अग्निवीर में आए, और इसीलिए हमने उन बच्चों को 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। उन्होंने ये बोल दिया कि जिनका कैंसिल हुआ है उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है।
मैडम एक बात बताइए, ये इतना ही इजी होता तो पहले 2 अटेम्प्ट हमारे फेल हो गए थे। ये इतना इजी नहीं होता कि 8 लाख बच्चों में से आप 7,000 में आते हो। आप जो ऑफिसर रैंक पर बैठे हुए हो, आप दोबारा करके देख लो ये चीज। आप में से एक भी राजी नहीं होगा, आपको ये रिलैक्सेशन दे देते हैं। आप करके देख लो यार, दोबारा आप हो जाओ तो। इतना आसान नहीं होती चीजें जितना बोल के और टीवी पे निकल जाते हैं कि सर सिस्टम बदल गया या कैंसिल कर दिया। इसीलिए मैम ये आप थोड़ा इस बात पे मैम, इस बात को उठाइए मैम। गरीब घर के बच्चे हैं, इतना नहीं है हमारे पास कि हम और ज्यादा इंतजार करें, क्योंकि 1.5-2 साल से हम इंतजार ही कर रहे हैं। और अभी भी हमें नहीं पता कि हम जो इंतजार किया है उसमें हम जीत ही जाएंगे या जो रिजल्ट है हमारे पक्ष में आ ही जाएगा, हमें नहीं पता है। हम बस भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं और बस लगे हुए हैं कि हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे लिए निकल के आएगा। जी, बिल्कुल। अंकित जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि जब सोशल मीडिया पर आप लोग अपने हक की बात करते हैं या फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग कांग्रेस द्वारा प्रायोजित प्लान का हिस्सा है, मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। मैम, मैं आपको इस बात के ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई हमारा प्रेम भाव नहीं है। हम अपने अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश की सेवा के लिए मेहनत कर रहे थे। हम आर्मी, एयर फोर्स, नेवी जो भी हम तैयारी कर रहे थे। मैम, इन्होंने इतना जो चेंजमेंट आगे के लिए कर दिया है ना, जो पहले जो सिस्टम था, ये कह रहे हैं ना सिस्टम बदल जाता है, बदल जाता है। इन्होंने सिस्टम इतना बदल दिया है कि वो हमारे लिए उस तक रीच करना ही बहुत मुश्किल हो गया है मैम। जब हम अपना बैग लेके निकलते हैं ना सुबह अपने सपनों के लिए, तो उसमें केवल हमारे सपने ही नहीं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी साथ होती हैं। एक उम्र होती है बंदे की, जब वो करता है प्रिपरेशन, उसकी एज निकलती है मैम। समय वापस किसी के लिए नहीं आता। आप उम्र में छूट दे सकते हो, हमारा वो समय वापस नहीं लौटा सकते आप हमें। किसी का समय आप खरीद नहीं सकते। आपने किसी को अपने लिए नौकर या फिर मतलब कुछ वो नहीं कर लिया कि हाँ भाई, आप जैसा बोलोगे वैसा उसके लिए ढलना आसान हो जाता है मैम। अगर आप किसी बंदे को, अगर आप इतना ही कर रहे हो, अरे जो पहले टाइम बीती है उसका तो हिसाब दो पहले। हम जब सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ रख रहे हैं, वो भी तो देखो हम बोल क्या रहे हैं। क्या कांग्रेस को जाना है क्या आर्मी में? या फिर किसी और पार्टी को जाना है क्या आर्मी? हमें जाना है यार, हम अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ गलत आपने किया तो हम आपको ही बोलेंगे ना, आपको ही क्रिटिसाइज़ करेंगे हम तो। हमारे सपनों को आपने तोड़ा, आप रूलिंग पार्टी हो, आपको झेलना पड़ेगा ना वो तो। जो किया डिसीजन आपने लिया ना, कांग्रेस ने नहीं लिया। अगर कांग्रेस लेती हम उसके लिए भी सेम वैसे ही होते। आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते ऐसे बोल के कि आप कांग्रेस के लिए कर रहे हो। मैम, हम डेढ़ डेढ़ लाख बच्चे, आप मैक्सिमम मान लो कि हम 1.5 लाख बच्चे हो गए, लेकिन 1.5 लाख में से अगर आपको सही बताऊं, एक आर्मी का जो बच्चा होता है वो 10th पास होता है, ज्यादा से ज्यादा वो 12th होता है बस। उसकी ग्रेजुएशन नहीं होती, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि उसे सही से ट्विटर भी यूज करना आता हो। मैम, आप एक बार ट्विटर जो कैंपेन हमने चलाया उसमें देखना बच्चों ने कितनी गलतियां कर रखी है, आपको पता चल जाएगा कि उसका मैच्योरिटी लेवल क्या होगा। एयरफोर्स वाला बच्चा पढ़ा लिखा होता है, अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन होती है, तो वो चीजें समझता है, वो आराम से यूज कर लेता है। मैम, आप एक आर्मी वाले बच्चों को जब आप ग्राउंड पे जाके देखोगे ना, उसे सही से सोशल मीडिया यूज करना भी नहीं आता। वो इतना अपने आप को अलग रखता है समाज से, अपनी मेहनत, अपनी तैयारी पे लगा रहता है। सुबह 3-3 बजे, 4-4 बजे आप बाहर निकल के देखना इस कड़ाके की ठंड में, वो बच्चा दौड़ता है, जिसे आपने सिर्फ 4 साल के लिए धर लिया है ना आगे के लिए। वो बच्चा दौड़ता है सुबह 4 बजे। और कोर्ट से कुछ ऐसे रिप्लाई आते हैं, लेकिन उन पे चलो हम नहीं जाते। लेकिन जो हमारी जो हक की बात है ना, वो तो अभी कोर्ट सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि प्रायोरिटी आपके लिए अग्निपथ नहीं, अग्निपथ से पहले आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट थी। एयरफोर्स के बच्चे जो एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे थे, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी ना, और जो आर्मी के जो बच्चे थे उनकी एज निकलती जा रही है मैम। उनके लिए कोई कोई आगे नहीं आ रहा है उनके लिए। कोई सुनने को राजी नहीं है। बहुत सारे जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, नाम नहीं ले सकता मैं, बट वो कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ कि आपकी रिक्रूटमेंट या फिर आपकी जॉइनिंग कैंसल हो गई, या फिर आपका इन फ्यूचर आपको मतलब हटा दिया जाता है कि भई आगे आपका कोई प्रोसीजर नहीं होगा, आपको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, हम आपके लिए केस लड़ेंगे। मैम, कोई आगे तक आने के लिए तैयार नहीं है अब। किसे बोले हम बार-बार ट्विटर कैंपेन करते हैं, हमारे ट्विटर कैंपेन दिखता तक नहीं है ट्रेंडिंग में। जबकि इतने ज़्यादा ट्वीट रहते हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं उनसे दुगने-दुगने ट्वीट रहते हैं हमारे।
डिलीट सोशल कर मीडिया दिया पे जाता जो है ना आवाज हमारी उठाते हैं पोस्ट उसे को दबा डिलीट दिया कर जाता देते है। और ये एक बार नहीं, हमने बहुत बार किया है। स्क्रीनशॉट रखते हैं हम बार बार, इसीलिए कि अगर कल को कोई हमें बोलता है कि हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई, हाँ हमने उठाई थी, हम बोलने लायक हैं, हमने मेहनत करी है, हम उसके लिए बोलते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, जहां हमें मौका मिलता है वहां बोलते हैं हम। और जमीनी स्तर पे आप देख भी चुके होंगे हिमाचल में ये चीज, वहां पे अगर कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी गई है ना, तो उसके पीछे भी रीजन ये रहा है। और वही नहीं, ये हर जगह रीजन आएगा, जहां भी हमारी मेजोरिटी रहेगी ना, वहां पे रीजन आएगा। क्योंकि इससे सिर्फ हमारे सपने नहीं टूटे, हमारी जो घर वाले जो इंतजार कर रहे थे ना, उनके भी सपने गए, हमारे दोस्तों के गए, रिश्तेदारों के, परिवारों के, बहुत जो हमारे आसपास का सर्कल रहता है, जब हम तैयारी करते हैं वो सारा भी क्रिएट हो रहा होता है। पुनीत जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है? जी मैडम, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमने आज आज से ही नहीं, हम बहुत पहले से ये सब प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज हमें जैसे ट्विटर कैंपेन हम लोग करते हैं, या इस तरह भी ऐसा बोल दिया जाता है हमें कि हम जो कोई युवा अगर आवाज उठा रहा है तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो बोलती है कि अपोजिशन का है या ऐसा है। मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैडम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा एडमिट कार्ड है मैडम, ये देखिए, ये एक एडमिट कार्ड है, और ये एक एडमिट कार्ड है, और ये एक एडमिट कार्ड है। ये ये हमें अपोजिशन नहीं दे सकता। एक ही भर्ती के मैडम 3 एडमिट कार्ड है मेरे पास। ये एक भर्ती के एडमिट कार्ड, ठीक है। ये बार बार एडमिट कार्ड हमें बुला के दे के और एग्जाम को कैंसिल किया गया है। जब एग्जाम नहीं कराना था मैडम, तो ये एडमिट कार्ड क्यों दिए जा रहे थे? मैं यहाँ से मैडम मैं रहता हूँ यहाँ वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैं मेरा सेंटर महाराष्ट्र पड़ता है। यहाँ से मैं बार बार महाराष्ट्र जाता था एडमिट कार्ड लाने के लिए, और एडमिट कार्ड मैडम एग्जाम से एक दिन पहले मिलता था, और उसके अगले दिन एग्जाम पोस्टपोन होता था। ये हाँ, एडमिट कार्ड है मेरा, 28 फरवरी का है, 2021 का है ये। 28 फरवरी 2021 का एडमिट कार्ड है ये मेरा एडमिट कार्ड है 25 जुलाई 2021 का। ये मेरा एडमिट कार्ड है 30 जनवरी 2022 का है, इसी साल का है ये। 30 जनवरी का एडमिट कार्ड है ये। 30 जनवरी को एग्जाम होने वाला था, इसको भी पोस्टपोन कर दिया। तो जब इतना कुछ जब करना ही था, तो ये बार बार ये दिखाना और ये करना, तो फिर युवाओं को कैसे समझाएं, क्या करें, हमें तो खुद समझ में नहीं आता। और ऐसा नहीं है मैडम ना कि ये जो चीजें हो रही हैं, एग्जाम कैंसिल हो गया तो इसकी वजह से, या अभी हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। एग्जाम कैंसिल होने से पहले भी अप्रैल महीने में दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें जो है ना, वो राजनाथ सिंह से, जो एयरफोर्स के और जो हमारे जो गुरुजन है, जो टीचर्स लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में है, वो मिलने के लिए गए थे राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर हमारी भर्ती को कंप्लीट करेंगे। ये मिलने के बाद उनसे वो मीटिंग हुई थी, उनमें आमने सामने हमने एक पत्र दिया था जिसमें अपनी सारी परेशानी हमने लिखी थी कि जो 2 साल से जो भर्तियां पेंडिंग चल रही, इसमें लड़के जो है ये ओवर एज भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लड़कों का मनोबल भी टूट रहा है। इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा था कि ये भर्ती, हम कोई नई चीज सोच रहे हैं, पर ये भर्ती पूरी होगी, उसके बाद ही कोई भी चीज हम लाएंगे। और हमारे सामने क्या हुआ, हमारे सामने क्या है कि सारी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। ऊपर से मैडम एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, जहां तक आर्मी की बात है, तो आर्मी में अलग अलग 4 और 5 ट्रेड्स जो होती हैं, तो उसमें बस जो जीडी वाली ट्रेड है, जिसकी उम्र जो है वो 17.5 से 21 वर्ष होती है, उन्हीं को 2 वर्ष का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी जो अलग ट्रेड्स होती हैं, जैसे क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन हो गया, या टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, इसमें पहले से ही 23 वर्ष तक जो है आयु सीमा रखी जाती है, पहले से ही थी। उनको कोई एज रिलैक्सेशन अग्निपथ में नहीं मिला है। मतलब कोई एग्जाम वाला कैंडिडेट है, अगर उसने भर्ती के समय अगर वो 23 साल का था और 2 साल भर्ती पेंडिंग में चली गई, तो वो 25 साल का हो गया, उसे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हम 4 साल के लिए सारी चीजें हो गई, पर जीडी भी 4 साल के लिए जो ट्रेड होती है, जीडी की ट्रेड भी हो गई, टेक्निकल भी हो गया, पर मैडम नर्सिंग असिस्टेंट जो ट्रेड है वो परमानेंट होते हुए भी उसको कैंसिल कर दिया गया है। नर्सिंग जो है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो ट्रेड होती है वो परमानेंट है, उसको अग्निपथ में नहीं रखा गया है। उसका भी एग्जाम पेंडिंग था, फिर उसे क्यों कैंसिल कर दिया गया है? ऊपर से मैडम एक चीज की चर्चा आपके ये सबको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ
कि जो सीएमपी की जो लड़कियां हैं, सीएमपी में जो सेना पुलिस में जो लड़कियों की भर्तियां होती हैं, उसमें से कितनी लड़कियां ऐसी थी जिनका एग्जाम 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, उनका भी एग्जाम इसी में कैंसिल कर दिया गया, जिसकी कोई बात तक नहीं कर रहा है। वो कितनी बच्चियां ऐसी हैं। तो अकेले एक और चीज शोषण। क्लियर करना चाहूंगा इसमें। इसमें जो उनकी जो हाइट जो पहले होती थी उससे अब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। अब जिन लड़कियों ने एग्जाम क्लियर किया था ना, उन्हें बेशक आप छूट दे दो, लेकिन मैम इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने जो एग्जाम था लड़कियों का वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद अब फिर से जो उनकी भर्ती आएगी उसके अंदर उन्होंने क्या काम किया, 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा दी है। अब वो हाइट कहाँ से बढ़ाएंगे बंदे? तो मतलब इन्होंने पता नहीं क्यों, कोई दुश्मनी है क्या है। बताया कि सडनली बढ़ाया है ये। हाँ, अभी जो नई जो भर्तियां हो रही है उसके अंदर हाइट बढ़ा दी गई है लड़कियों की। बहुत सारी लड़कियां जो बोलती हैं भैया हमारी हाइट बढ़ा दी गई है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करें, जो गवर्नमेंट है वो तो जो करेंगे वो सहना पड़ेगा। मैम इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। जी। ये इन्होंने जो ये अग्निपथ स्कीम के थ्रू ये इन्होंने बोला है ना कि हम CISF वो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसमें हम सर 10% का कोटा दे रहे हैं, तो उनमें 10% का रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो उसमें मैम एक बात सबसे बड़ी तो यही है कि CISF और BSF वगैरह में 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं, 172 तक। जबकि एयरमैन कहाँ से लेके आएगा वो? एयरफोर्स वाले जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो 152 और 157 सेंटीमीटर पर किए जाते हैं। तो उनको आपने कौन सा रिजर्वेशन दिया है? या फिर रिजर्वेशन देने के बाद आप बिना मेडिकल के या फिजिकल के या एग्जाम के आप उनको सीधा तो ले नहीं रहे हो, उनको सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। मतलब वो 4 साल की ट्रेनिंग जैसा वहां करके आएंगे, वापस से एग्जाम देंगे, रिटन क्वालिफाई करके फिर फिजिकल मेडिकल सारा प्रोसेस करके और फिर से ट्रेनिंग करेंगे इनकी। या फिर वो हाइट कहाँ से लेके आएंगे जो एयरफोर्स वाले 152 और 157 वाले, वो 172 कहाँ से लेके आएंगे? एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा मैम। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। हाँ जी, आपको पता होगा नीरज चोपड़ा, उनकी एज शायद 25 साल है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने अग्निपथ में स्पोर्ट्स वाले को भी अग्निपथ में डाल दिया। मैम एक बात बताओ, नीरज चोपड़ा रिटायर हो सकता है 25 साल की एज के अंदर? अभी तो वो ओलंपिक गेम खेलना है उसको। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने अपने कम से कम 2-3 लाख रुपए अपने स्पोर्ट्स में खर्च किए हैं। आप लोग स्पोर्ट्स को भी अग्निपथ में लेकर आ गए हो मैम। आप बताइए मैम, 25 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है क्या मैम? आप बताइए मैम। नीरज चोपड़ा 25 साल का, उससे बोला रिटायरमेंट, वो नहीं लेगा रिटायरमेंट। वो तो बोल रहा है मैं अभी और तैयारी करूंगा। लेकिन आपने अग्निपथ को स्पोर्ट्स के अंदर भी डाल दी। जिस बच्चे, कोई बच्चा शूटिंग में मैम राइफल ही 1.5 लाख की आती है मैम। अब स्पोर्ट्स के अंदर अग्निपथ लाके क्या करना चाहते हो मैम? आप बताइए मैम। ये तो बिल्कुल बेवकूफ जैसी चीज होगी, बिल्कुल बेवकूफ जैसी चीज है। अब स्पोर्ट्स के अंदर कहाँ से अग्निपथ लेकर आओगे मैम? MS धोनी मैम अभी आर्मी के अंदर है, 40 एज हो गई, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया। ऐसा थोड़ी है मैम 40 साल के बंदे बूढ़े हो जाते हैं। 25 साल का नीरज चोपड़ा है मैम। हम अभी 22 साल के, अगर अग्निवीर में जाते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन, 4 साल बाद हम तो बाहर आ जाएंगे मैम। स्पोर्ट्समैन की एज होती है मैम ऑलमोस्ट 35 एज। आप बोल रहे हो हमें यंग करना है, यंग ठीक है, आप बाकी ट्रेड में करो, स्पोर्ट्स को इसके अंदर प्लानिंग क्या जरूरत थी? रंजीत जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये जो लंबी लड़ाई है आपकी, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, तो क्या कभी किसी एक पॉइंट पर आपको आकर ऐसा लगता है कि मनोबल जो है आपका वो डाउन हो रहा है, ये लंबी लड़ाई को छोड़कर हम कुछ और ही काम कर लेते हैं? कभी ऐसा लगा? मैम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपको दूसरा कुछ चीज करनी ही पड़ेगी। हम इसके भरोसे नहीं रहते, हमें इंडियन आर्मी एयरफोर्स पे भरोसा रहा ही नहीं। अगर मैं बाई चांस अभी अग्निवीर में भी जाऊँ, क्या पता मेरी ज्वाइनिंग वापस कैंसिल हो जाए, वापस अपना टाइम दूं उसके अंदर। मतलब जो ट्रस्ट था ना मैम आर्मी और हमारे बीच, वो बिल्कुल नहीं रहा। और ऊपर से गवर्नमेंट, अब इस साल मैं राजनीतिक बयान तो देना नहीं चाहता, लेकिन एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा मैम। हम जब एनसीसी में थे कॉलेज के अंदर, तो हमें एक चीज बोली गई थी, आप एनसीसी कर लो या फिर छात्र राजनीति कर लो। तो हमने एनसीसी चुनी मैम। अब जो हो रहा है आर्मी के अंदर बहुत गलत हो रहा है मैम, बहुत ज्यादा। अब गवर्नमेंट का इतना इंटरफेस नहीं हो सकता मैम। मेरे फादर खुद आर्मी के अंदर है, उन्होंने खुद बोला जो 14 जून को जो आर्मी जनरल आके जो मतलब जो सरकार का एक तरह से प्रवक्ता बन के बैठे थे, वो बिल्कुल गलत था मैम। अब तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है मैम। अभी हम सोच रहे हैं प्राइवेट बैंक में जॉब कर ले या फिर कुछ और करें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से भरोसा ही उड़ गया मैम। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जय जी। डाउन है, मोरल एकदम डाउन है मैम। जी बिल्कुल, समझ सकते हैं आप लोगों की जो भी स्थिति है, जो कंडीशन है। जय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या देश की राजनीति में युवाओं के मुद्दे को हटाया जा रहा है?
जी मैम, देखिए पहली बात तो ये है कि राजनीति से हमें कभी कोई मतलब रहा नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी हो चुकी है कि राजनीति से ऊपर किसी का ध्यान है ही नहीं। आप अभी अगर रिजल्ट देखोगे, पोल्स जो हुए, इलेक्शंस जो हुए, उसके रिजल्ट आए हैं, तो केवल एक ही मुद्दा जो छाया हुआ है वो एक ही मुद्दा है कि इसमें वो जीता और उसमें वो जीता। उसके अलावा हमारे जो भी मुद्दे हैं, आज भी अगर आपको मैडम शायद आपको पता हो कि आज भी एसएससी जीडी वालों का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट में। आज वो 2018 से आज वो युवा भी लड़ ही रहे हैं, उसके बाद हमारा केस चल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे युवा कोर्ट में हैं। तो राजनीति से ऊपर हमारी आवाज कभी पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमें पूरी तरीके से दबाया जा चुका है। हमारी स्थितियां, जिस टाइम पर ये अग्निपथ भी लागू हुआ था उस टाइम पर भी राजनीति ही आई थी मैम। उसमें भी भाजपा कांग्रेस ये वो हुआ था, जबकि हमारा मुद्दा कभी सामने आया ही नहीं कि पेंडिंग जो रिक्रूटमेंट हैं जिनको कैंसलेशन किया गया है उनको लेके कभी किसी चैनल पर या कभी कहीं पे कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसको कभी आगे नहीं लाया। हमेशा अगर कोई कुछ हुआ भी है तो उसमें भाजपा कांग्रेस ये एक दूसरे पर आरोप लगते आए हैं, जबकि हमें राजनीति से मतलब कभी नहीं रहा। हम आज भी अगर लड़ रहे हैं तो अपने पुराने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ना ही किसी सरकार के अगेंस्ट हम हैं, ना ही किसी और पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति को अगर देखेंगे तो राजनीति के चक्कर में आज हमारा मुद्दा कहीं दब चुका है और हमारी आवाज आज वहां पहुंच ही नहीं रही है जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी मीडिया चैनल पर आज तक हमारे पेंडिंग रिक्रूटमेंट को लेकर कभी एक बात तक नहीं बोली गई है। आज इसीलिए हमें ट्विटर टेंडरिंग कराई जानी पड़ रही है। जंतर मंतर पर धरना हम दे चुके हैं मैम, पुलिस की वैन में बैठा के हमें ले जाया जा चुका है। उस टाइम पर भी हमने सब कुछ फेस किया है। एक बंदा सीकर से चल के और दिल्ली तक रनिंग करके पहुंचता है केवल इसलिए कि सरकार उसकी सुन ले, लेकिन उसका किसी ने कभी कोई कवरेज नहीं किया, क्योंकि राजनीति से ऊपर वर्तमान में आज कोई कवरेज हो ही नहीं रही है। हमारे मुद्दे को कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है मैम, जो आपने कही है कि राजनीति के चक्कर में हमारे मुद्दे को, युवाओं की आवाज को दबाया जा चुका है और वर्तमान में युवाओं की सुनने वाला है ही नहीं। सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। हम लगा रहे हैं, 2018 से एसएससी जीडी वाले लगा रहे हैं, और भी स्टेट में जाओगे मैम तो स्टेट हाई कोर्ट्स में भी केस युवाओं के चल ही रहे हैं। सबसे पहले तो मैम हाल ही भर्ती नहीं आती है, भर्ती आ जाती है तो एग्जाम नहीं होते, एग्जाम हो जाते तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आ जाए तो मैम भर्ती कैंसिल कर देते हैं। तो विश्वास रहा किस पे है? किसी भी अथॉरिटी पे विश्वास तक नहीं रहा है। किस अथॉरिटी पे विश्वास करके चलें कि कल को अगर इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली है तो ये इसको कंप्लीट करा देंगे? कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, ना किसी गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी ली है। गवर्नमेंट को सिर्फ अपने से मतलब है कि उनको कैसे इलेक्शन जीतना है। जब उनके चुनावी मुद्दे थे, जब चुनाव होने वाले थे तो भरे कोरोना में उन्होंने रैलियां करा दी थी। ये राजनीति है। जबकि 7,000 बच्चों की या 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं कराया जा सकता था उस टाइम, जहां लाखों लाखों की क्या केरल, वो तुम्हारे बंगाल में मैम, इधर की साइड में जो चुनाव हुए कितनी भारी मात्रा में रैली की गई थी, वो भरा कोरोना में किया गया था, तब तो कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां युवाओं के हक की बात आ जाती है वो राजनीति से ऊपर नहीं है। तो ये सच बात है मैम कि राजनीति के चक्कर में हमारी आवाज कहीं दब चुकी है। आज भी हम लड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस बारे में पता भी होगा। उन्हें असली मुद्दे का पता ही नहीं है कि ये लड़ किस बात पर रहे हैं। उनको लगता है कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं इसलिए सरकार की स्कीम को हम अलाउ नहीं कर रहे या उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को पता तक नहीं है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि राजनीति बहुत ऊपर जा चुकी है। लोगों को मतलब सिर्फ राजनीति से है। सरकारें, उनको सरकार बनानी है, दूसरी पार्टी को उन पे कटाक्ष करना है, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये सच बात है मैम कि हमारी आवाज इस राजनीति में कहीं दब चुकी है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज हम चक्कर काट रहे हैं। और 2019 से और 2023 आ गई है, 4 साल में हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ इंतजार और उसके अलावा झूठे वादे और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देके डिले किया गया है। हमारे टाइम पे कोरोना का रीजन भी नहीं दिया इन्होंने लिख के, जो आज इन्होंने जवाब दिया है कि कोरोना के चक्कर में इनकी भर्ती नहीं ले पाए, जबकि साइट पे इन्होंने केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया है, कोरोना कोई रीजन दिया ही नहीं था। तो मैम ये चीजें बहुत क्लियर हैं, लेकिन अभी भी हम चक्कर काट रहे हैं। उम्मीद है कि शायद जीत जाएं, लेकिन ये नहीं पता कि कब जीतें। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या विपक्ष के किसी बड़े नेता ने आपका समर्थन किया है या कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से? मैम विपक्ष के तौर पे, जैसे मैं भी दिल्ली रह रहा हूँ तो हम लोग यहाँ से संजय सिंह सांसद हैं, हम उनसे मिले थे। या फिर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने हमारी बात रखी है संसद में। और एक शायद पंजाब से भी हैं, भगवंत मान सीएम जो हैं अपने,
उन्होंने भी हमारी बात एक बार रखी थी, लेकिन उसके अलावा अभी तक मुझे कोई याद नहीं है जिन्होंने हमारी बात रखी है। जबकि अगर जमीनी स्तर की बात करें तो मैं बार-बार गया हूँ। हम मेरे सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उनसे मैं मिला हूँ। मेरे एमएलए हैं यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं, उनसे मैंने बात करी। मैंने सबसे बात करके देखी। मेरे यहाँ मैं जितनी मेरी रीच थी, मैंने अपने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं, उनसे बात करी। उन्होंने मतलब बोला है कि इसके ऊपर हम बात करते हैं आगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में बात करी, वहाँ से कहते हैं कि सॉरी, इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। जब रक्षा मंत्रालय ऐसी बात करेगा तो फिर कौन ही बोलेगा मैम। बाकी मैंने आगे गृह मंत्रालय में बात करी, वहाँ पे भी यही बात आती है कि इसके बारे में आप रक्षा मंत्रालय से बात करिए। इधर से सांसद जी है, वो कहते हैं इसके बारे में तो रक्षा मंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी की ओर से तो मैम कोई ऐसा रिप्लाई है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि हमारा सब कुछ कैंसिल हुआ है। उन्हें हमने ट्विटर पे इतना टैग कर रखा है कि सबसे ज़्यादा तो उन्हें टैग किया है। पीएम है, उन्हें भी इतना टैग किया, उन्हें भी जाहिर सी बात है पता ही होगी बात, लेकिन कोई नहीं बोलना चाहता मैम। अपोजिशन मैम क्या क्या कर लेगा अपोजिशन, जब जो रूलिंग पार्टी है वही नहीं सुन रही, अपोजिशन हमारी कैसे सुन लेगा मैम। बिल्कुल, रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भाजपा इस वक़्त आप लोगों की सुन नहीं रही है और न्यायालय में आपको तारीख पे तारीख मिले जा रही है। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में आपको उम्मीद किससे है? ऐसा नहीं है मैम कि बीजेपी सरकार सुन रही। जो हिमाचल के सीएम थे उन्होंने भी बोला था कि आप एग्जाम होगा, लेकिन वो एक तरह से मतलब झूठ ही था। मतलब आप मान के चलो, जैसे राजनाथ सिंह ने हमें झूठ बोला, उन्होंने भी इलेक्शन के टाइम पे एक वीडियो पब्लिश किया था कि है ना कि आपका एग्जाम वगैरह सब होगा, लेकिन वो एक तरह का मतलब कि डिस्ट्रैक्ट करने के था कि हाँ हमें वोट दे देंगे, एक तरफ से वही था। और मैम कोर्ट के ऊपर भरोसा है हमें। हम पता है कि थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन बिल्कुल भरोसा है मैम, और हमें पता है हम जीत जाएंगे केस। यही कहना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोर्ट में आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोर्ट आना-जाना, वकील का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो खर्च है, आप लोग कैसे वहन कर रहे हैं? मैम हमने मैम सब बच्चों ने मिलके मैम पैसे इकट्ठे किए हैं, और उसी से मैम आपको क्या ही बताऊं, इतने मतलब मुश्किल होता है वकीलों को पैसे देना, क्योंकि मैडम बहुत ज्यादा बहुत कॉस्टली पड़ जा रहा है, क्योंकि हमने भारत के बड़े बड़े वकील किए हैं, क्योंकि ये चीज हमारी लाइफ की मतलब एक तरह से आखिरी लड़ाई बन के रह चुकी है, क्योंकि हम अब ओवर एज हो चुके हैं। अगर ये जीतते हैं केस, तो फिर लाइफ में या तो प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, या फिर कुछ भी दो पैसे की नौकरी, मतलब जीवन मतलब पूरा बर्बाद है मैडम। तो इसीलिए सारे बच्चे जो हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं, और किसी माध्यम से कैसे भी वकील से भी हाथ पैर जोड़ के कि सर जो है कुछ पैसे जो है मैनेज करके भी हमारा जो है वो केस जो है वो ठीक से लड़ लीजिए। बस यही यही चल रहा है मैडम। हर एक हेयरिंग पर जो है वो पैसे इकट्ठे होते हैं। जो भी पिटिशनर है या जो भी इसमें हेल्प करना चाहते हैं, जो लड़के, क्योंकि मैडम हमें भी पता है कि सब जो है वो मतलब मिडिल लोअर क्लास फैमिली से है मैडम। तो इसीलिए हमने एक छोटी सी फीस जो दे सके, 200 250 300 रुपए, जो बच्चे जितने दे सके उस हिसाब से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, और वो फीस जो है वो वकीलों तक जाती है मैडम। जी, बिल्कुल। जय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप लोग अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि देखिए कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, महीने निकल जाते हैं, हो सकता है इसमें आपको सालों का भी इंतज़ार करना पड़े। तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करेंगे अपने जीवन यापन के लिए? देखिए मैम, ये सबसे बड़ी बात है हम जैसे लोगों के लिए, जो आर्मी वगैरह की या एयरफोर्स की या डिफेंस की जो सैनिक या बोल सकते हैं सोल्जर रैंक की जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि उसका आगे का क्या है। इसीलिए वो इतनी मेहनत करके जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। अब वर्तमान की बात करें तो मैम ये है कि मेरे साथ वाले जितने भी हैं जिनकी कैंसिलेशन कर दी है, आर्मी का हो या मेरा भाई कोई एयरफोर्स वाला हो, वो बेचारे कहीं कोई जोमेटो में कर रहा है, या फिर कोई बोल रहे कोई फ्लिपकार्ट का बना हुआ है। ऐसे करके वो बेचारा अपना जीवन यापन के लिए अपने पैसे कम से कम घर से ना मांगने पड़े, कम से कम अपने खर्चा तो खुद निकाल सकें, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब मैं हूँ, अब मेरी लगभग बीएड कंप्लीट होने वाली है, तो मैं घर पे ट्यूशन वगैरह कर लेता हूँ, जिससे कम से कम घर वालों पे अब प्रेशर तो ना पड़े कि मैं अपना खर्चा तो खुद निकाल सकूं। और मेरे से जिनकी बेचारों की ग्रेजुएशन तक छूट गई थी, वो बेचारे ये काम कर रहे थे, किसी शॉप पे लगे हुए हैं, किसी के साथ में कोई काम कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग हैं उन्होंने यही किया हुआ है, डिलीवरी बॉय बन गए मैम। ये हालत हो गई है। कहाँ तो सपने देखे हुए थे कि डिफेंस ज्वाइन करेंगे, सब कुछ क्लियर करके बैठे हुए थे, कहाँ आज वो डिलीवरी बॉय बने हुए मैम। ये हालत हो गई है।
क्योंकि इतना भी नहीं है हमारी फैमिली पे कि हम वो कंटिन्यू हमारे लिए दे सकें या फिर वो खर्चा वहन कर सकें, क्योंकि एज भी अब मैम निकलती जा रही है। तो एक टाइम होता है जहां तक फैमिली भी सपोर्ट करती है मैम, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, एक टाइम के बाद तो आपको खुद करना ही पड़ता है। तो हम जब अपनी सिचुएशन देखते हैं अपनी फैमिली की, तो मैम खुद ब खुद लगता है कि अब घर से तो नहीं मांगे जाएंगे, और ना हमारे पास इतना है कि हमारे घर वाले दे सकें। तो इसलिए मैम ये हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हम कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अब ट्यूशन है, कल को हो सकता है कोई स्कूल भी ज्वाइन करना पड़े, क्योंकि आप जो कह रही हैं वो सही बात है कि डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और टाइम और भी लग सकता है, तो हमें नहीं पता कि कब तक क्या होने वाला है। इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारे हाथ में ना तो कल कुछ था और ना आज कुछ है, आगे की हमें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैम हमें कुछ ना कुछ तो करना है गुजारा के लिए, तो कुछ ना कुछ प्राइवेट तो कर ही रहे हैं, आगे भी वही करना पड़ेगा मैम। इसलिए बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस टाइम पे, तो मैम कुछ पता है वो भी सही नहीं है, किसी को कुछ बोलते हैं वो भी मजाक से बनाते हैं, हाँ भाई ये हुआ वो हुआ। तो हालत बहुत बुरी हो रखी है मैम, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसीलिए हाथ पैर मार रहे हैं, जिससे कि अपना खर्चा तो कम से कम हर बंदा कर ही सके। जी, बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल होगा अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये लंबी लड़ाई होने वाली है, तो क्या एक समय के बाद आप लोग इस लड़ाई को यहीं पर छोड़ देंगे या फिर कुछ और काम करते हुए भी इस लड़ाई को आप लोग जारी रखेंगे? और इस वक़्त आप काफ़ी सारे बच्चों के कॉन्टैक्ट में होंगे, तो सभी का इस वक़्त मेंटली सिचुएशन क्या है? क्या चल रहा है आप सभी के दिमाग में? किस तरीके से आप लोग अभी अपना जीवन जो है वो निकाल रहे हैं? मैम अगर मेंटली सिचुएशन की बात करूँ, तो हम सब मतलब डिप्रेस्ड हैं थोड़े कि हमारे साथ मतलब इतनी मेहनत करने के बाद हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम सब लोग क्वालिफ़ाइड हैं, मतलब अच्छे खासे मतलब अच्छी खासी मेहनत के बाद ये चीज़ हमने पाई थी सबने। बेशक हमारी एजुकेशन बीच में रह गई थी इसकी वजह से कि चल यार ये हो गया है, तो एक बार एजुकेशन को थोड़ा साइड करते हैं, इस पे फ़ोकस करते हैं। तो बहुत से बंदों ने ड्रॉप आउट किया है कॉलेज से। अब उन्हें कॉलेज बेशक वापस करना पड़ेगा अपना, क्योंकि हमारा जो 2 साल गया है ना बीच में, उसमें हमारी ग्रेजुएशन आराम से हो जाती सबकी आधी तो। 1 साल बचता वो हम जैसे-तैसे निकाल लेते। लेकिन इतना है कि जो हमारा अगर आगे की लड़ाई की बात है, तो मैम इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी थी, और जो डिफेंस की एस्पिरेंट जो होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, छोड़ते तो नहीं है किसी चीज़ को। बस ये लगे रहते हैं, टूट जाएँगे, थक जाएँगे, जो हो जाएगा, लेकिन रुकेंगे नहीं। क्योंकि छोड़ने वाले इतनी आसानी से हैं नहीं मैम। बहुत जो कहते हैं ना कि 1% किस्मत होती है हमारे लिए, बाकी 99% हम मेहनत पे चलते हैं। तो हम 99% हमारी मेहनत है, हम बस किस्मत की वजह से आज यहाँ हैं। तो हम किस्मत के भरोसे मैम किस चीज़ को नहीं छोड़ते, डिफेंस एस्पिरेंट। हम लगे रहेंगे इसके पीछे। बेशक हम साथ में कुछ और कर लेंगे अपना, लेकिन इसे तो नहीं छोड़ेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आप सभी का अंकित, जय, पुनीत, रंजीत कि आप सबने बताया कि इस वक़्त जितने भी डिफेंस के बच्चे हैं, जो बिल्कुल लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पर क्लियर करने वाले कुछ हज़ार बच्चे जिनको आज इस प्रताड़ना से गुज़रना पड़ रहा है और उनका जो इस वक़्त माहौल है, उनके घर की अगर बात की जाए या फिर उनके खुद की स्थिति की अगर बात की जाए, तो वो सभी इस वक़्त बहुत परेशान हैं। लेकिन ये जज़्बा जो है उन बच्चों का, वो आप सभी देख सकते हैं कि वो लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है बीच में, चाहे सरकार उनकी सुने या ना सुने, लेकिन वो अपने हक की बात हमेशा करते रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी यार शंखनाद के माध्यम से, जो लोग युवाओं की बात हो या कोई भी एक मुद्दा हो, उसके ऊपर जो राजनीति करते हैं, ये करना बहुत गलत है। और साथ ही मैं अपने नेशनल मीडिया से भी आग्रह करना चाहूँगी कि मुद्दों को ज़रूर उठाया करें। राजनीति ठीक है एक हद तक, क्योंकि हर चीज़ राजनीति से होकर ही गुज़रती है, लेकिन कहीं न कहीं जब बात युवाओं के भविष्य की हो, तो युवाओं का भविष्य यानी देश का भविष्य। तो इस पर सभी को गौर करना चाहिए। आप सभी अपना ध्यान भी रखें।